सामान्य आशय और एक सामान्य उद्देश्य। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया जो कार्य है वो एक व्यक्ति द्वारा, जिसे अकेले एक ही व्यक्ति ने कार्य किया है, वो माना जाता है। ये आईपीसी की धारा यानी सेक्शन 34 में भारतीय न्याय संहिता जो है आ गई है, उसमें सेक्शन यानी धारा 3 सब क्लास 5 है BNS भारतीय न्याय संहिता में। तो सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा जब कार्य कोई किया जाता है तो उसमें से उस कार्य के लिए, उस आपराधिक कृत्य के लिए वह व्यक्ति जो उसमें रहा है, चाहे एक ही व्यक्ति ने कार्य किया हो लेकिन सभी व्यक्ति जिम्मेदार उतने होते हैं। लायबिलिटी जो है उत्तरदायित्व सभी व्यक्तियों का होता है। जैसे किसी ने अपराध किया और उसके साथ 4 लोग और हैं तो सभी लोग उतने जिम्मेदार हैं, उतने पनिशेबल हैं जितना उस व्यक्ति ने किया। तो इसके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए जब कई व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार जिम्मेदार होगा, उसी प्रकार उसका उत्तरदायित्व होता है जैसे अकेले उसी ने वो कार्य किया। इसके लिए सेक्शन 34 के 4 अवयव है। नंबर 1 इसके लिए जो होना चाहिए, वह व्यक्ति स्वयं या तो स्वयं अपराध करता हो या वह अपराध जो अपराध घटित होना है उसमें भाग लेता है, या वह दूसरे पक्ष को प्रेरित करता है वो कार्य करने के लिए कि स्वयं न करके दूसरे का व्यक्ति से करवाता है, अथवा वह अपराध हो जाने के बाद वह उस व्यक्ति जो अपराध किया है वह उस व्यक्ति को अथवा उन व्यक्तियों को न्याय से छुपाने का प्रयास करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायित्व उसका है जैसे अकेले उस व्यक्ति ने अकेले वह कार्य किया। इसमें एक या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इसका नंबर 1 है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, अकेले नहीं। जब एक व्यक्ति अकेले होगा तो सेक्शन धारा 34 नहीं बनेगी। यानी अब जो नई धारा आई है भारतीय न्याय संहिता की, धारा 3 सब क्लास 5 नहीं बनेगी। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और वो व्यक्ति जो है सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कार्य किए। तो और सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए एक पूर्व निर्धारित कोई योजना इन लोगों की बनी हो पहले से कि इस प्रकार हमारी योजना ये है, इस प्रकार हम लोग कार्य करेंगे। पूर्व विचार विमर्श हुआ हो, पूर्व निर्धारित योजना हो। अपराध उसमें से जो व्यक्ति उसमें है उसमें से किसी व्यक्ति द्वारा या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा कार्य किया हो, चाहे वह कम किया हो चाहे ज्यादा अपराध किया हो, चाहे घटना में कम भाग लिया हो चाहे ज्यादा भाग लिया हो। तो उस गुट का यानी उस सदस्य का सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए जो व्यक्ति हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, उसमें सब लोग उसी प्रकार उनका उत्तरदायित्व उसी प्रकार है। जैसे इसका एक उदाहरण है कि वारेंद्र घोष बनाम इम्परर एक बहुत पुराना केस है। तो इसमें फिर भी काउंसिल तक की मामला गया। तो इसमें ये बंगाल का केस है,
कोलकाता का, तो उसमें शंकरी टोला के पोस्ट ऑफिस का सब पोस्ट मास्टर पिछले के कमरे में रुपया गिन रहा था। उसी समय वहां पर एकाएक कई लोग उपस्थित हुए और उन लोगों ने सब पोस्ट मास्टर से रुपयों की मांग की और इसके तुरंत बाद उस पर गोलियां चला दी। सब पोस्ट मास्टर की तत्काल वहां मृत्यु हो गई। इसके बाद सब लोग बिना रुपया लिए हुए भागने लगे। उसमें सब लोग तो भाग गए, लेकिन एक आदमी वारेंद्र घोष जो था वो पकड़ लिया गया। यद्यपि उसने कई राउंड फायर किया, लेकिन फिर भी वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा दौड़ा के पकड़ लिया गया। उस पर केस चला। केस में उसको जो है 302 हत्या के लिए और सामान्य आशय को अग्रसित करने के लिए 302 आयन सेक्शन 34 के लिए उसको अपराधी घोषित कर दिया गया, उसको दंडित किया गया। कोलकाता हाई कोर्ट में मामला गया अपील में। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि वो पूर्व नियोजित योजना क्रमबद्ध उनकी योजना थी, इसलिए सब एकाएक वहां उपस्थित हुए। दूसरा यह अपराध किया गया और अपराध में उसकी मृत्यु हुई। तो उस प्रकार तो सेक्शन 34 के अंतर्गत तो सभी लोग उसी प्रकार जिम्मेदार हैं। अकेले जैसे भले ही उसी ने काम किया हो, उसी ने अपराध किया हो, भले ही वो अपराध ना किया हो, उसमें रहा हो, शामिल रहा हो, लेकिन अपराध ना किया हो, फिर भी वो अपराध का दोषी माना जाएगा, इसलिए तो सेक्शन 34 लगेगा। सामान्य आशय था उनका। ये कोलकाता हाई कोर्ट के खिलाफ पहले तो प्रिवी काउंसिल थी, हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय नहीं था, प्रिवी काउंसिल थी। अब हाई कोर्ट के आदेश के यानी उच्च न्यायालय के आदेशों की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती थी। तो ये मामला प्रिवी काउंसिल में होती थी, जब अपने यहाँ उच्चतम न्यायालय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं था। तो अब मामला प्रिवी काउंसिल में गया। प्रिवी काउंसिल ने के सामने वारेंद्र घोष अपराधी ने तर्क दिया कि उसने गोलियां नहीं चलाई, वह बाहर खड़ा था। दूसरा तर्क उसका था कि वह घटना में शामिल नहीं था, केवल बाहर ही खड़ा था। तो ये सब दलील ने अपनी दी कि उसने कहा कि हमारा कोई मारने का उसको आशय भी नहीं था, हमने अपराध किया भी नहीं है। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने एक निर्णय दिया कि जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने यदि अपराध किया है तो उसमें ये अलग करना कठिन हो जाता है कि किसने ज्यादा किया है, किसने कम किया है। तो क्योंकि ये बाहर ही खड़ा था, यद्यपि उस गुट का, उस संगठन का सदस्य था और सामान्य आशय, इनका सामान्य आशय पैसा छीनने का था और यदि आवश्यक हो तो गोली चलाने का था। तो प्रिवी काउंसिल ने उसके तर्क को नकार दिया कि आप कि अकेले खड़े थे, वो केवल बाहर खड़े थे, उन्होंने न तो रुपए की मांग किया और न तो गोलियां चलाई, और न उनकी गोली से मारा। इसके तर्क उन्होंने अस्वीकार कर दिया। दूसरा तर्क उसने था कि धारा 114 और 149 विफल हो जाएगी यदि इस तरह जो है सेक्शन 34 का परिशीलन किया जाएगा। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि यदि पूर्व नियोजित योजना थी, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किया गया है और उनका सामान्य आशय था, उस अपराध को करने का, उस कार्य को करने का सामान्य आशय था, तो इससे जो अभिलाषी नहीं बच सकता।
उसको या इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं हो दे पाया है, जिससे प्रमाणित होकर उसका पूर्व नियोजित योजना नहीं थी उसकी। इसलिए अंडर सेक्शन 302 रेलवे सेक्शन 34 के अंतर्गत उसको जो है दोषी माना गया। इस केस में एक महबूब शाह बनाम इंपरर का भी केस है, जो 25 अगस्त 1943 को 1943 को घटित हुआ। इसमें मृतक अल्लाहाद अपने मित्र हमीदुल्लाह के साथ नाव से अपने गांव से सिंध नदी में जा रहा था। 1 किलोमीटर वो पार किया होगा तो सिंध नदी के किनारे नहाते हुए उसने बली शाह के पिता मोहम्मद हुसैन शाह को देखा। मोहम्मद हुसैन शाह ने अल्लाहाद और उसके मित्र को मना किया कि उसकी जमीन से वो नरकुल ना काटे। इस पर भी उसने इग्नोर करते हुए, अल्लाहाद और उसके मित्रों ने इग्नोर करते हुए वहां से चले गए और उसकी जमीन से नरकुल काटा। और जब वापस लौट रहे थे तो बली शाह के भतीजे मोहम्मद कासिम ने उन लोगों को देखा और नलकुल वापस करने के लिए कहा। उन्होंने नलकुल वापस नहीं किए तो कासिम शाह ने अल्लाहाद का रस्सा पकड़ लिया नाव का, उसको धक्का दिया जिससे वो गिर गया और पुनः उठा तो नाव से एक बांस उठा के और उसको बहुत बड़े जोर से उसके ऊपर प्रहार किया कासिम शाह के ऊपर। तो कासिम शाह ने चिल्लाया जोर से, तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बली शाह और महबूब उसके बेटे महबूब साहब ने दोनों ने भारी बंदूक लेके उसको बचाने के लिए दौड़ा। बली शाह ने हमीदुल्लाह पर और महबूब साहब ने अल्लाहाद पर फायर किया, गोली चलाई। अल्लाहाद और हमीदुल्लाह की मौके पर मृत्यु हो गई। इसके बाद मामला पहुंचा न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट ने यानी विचारण न्यायालय ने 7 साल की सजा दे दिया। वो हमें महबूब शाह तो उसका ट्रायल चला और बली शाह फरार हो गया था, वो कभी मिला नहीं, तो महमूद शाह पर ही मुकदमा चला। महमूद शाह को ट्रायल कोर्ट ने 7 साल की सजा 302 सब क्लास रेड विथ सेक्शन 34 के अंतर्गत 7 साल की सजा दी। मामला वो तो लाहौर तक था, तो मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने 7 साल की जो सजा थी उसको 302 रेड विथ सेक्शन 34 में बदलकर मृत्युदंड दिया बली साहब महबूब साहब को मृत्युदंड से दंडित किया। इसके खिलाफ उसने प्रिवी काउंसिल में अपील किया। प्रिवी काउंसिल में ये मामला था। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि देखिए लाहौर उच्च न्यायालय ने गलती किया है। पहला वो जो सेक्शन 34 का अवयव है इसका नंबर 1 आपराधिक कृत्य होना चाहिए, दूसरा सामान्य आशय होना चाहिए, तीसरा पूर्व निर्धारित योजना होना चाहिए। ए नंबर 2 नंबर 3 ये दोनों नहीं उसमें विद्यमान। चूंकि जब कासिम शाह ने बचाने के लिए अपने बचाव में चिल्लाया तो महबूब शाह और बली शाह ने भारी बंदूक लेकर आए। उसको उनका ये आशय था कि उसको बचाया, उसको मारने का आशय नहीं था। हमीदुल्लाह को मारने का आशय नहीं था। गुलाम कासिम को, अपने भतीजे गुलाम कासिम को बचाने का आशय था। तो
यहाँ पूर्व नियोजित योजना नहीं होती। अच्छा, सामान्य आशय भी नहीं दिखता कि सामान्य आशय उनको मारने का नहीं था, कासिम को बचाने का था। इसलिए जो 34 के अंतर्गत सजा की गई है वो नहीं हो सकती, 302 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मारने का आशय तो था ना इनका। एकाएक ऐसी घटना हुई तो उन्होंने मार दिया गोली। फिर भी काउंसिल ने जो सजा लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था, फिर भी काउंसिल ने उस सजा को रद्द कर दिया। अच्छा, अब इसी से मिलती जुलती एक धारा है 149, उसमें है सामान्य उद्देश्य। ये था सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, और सेक्शन 149 जो है सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट में लगभग दोनों मिलता जुलता है। अब कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सामान्य उद्देश्य जो है ये लगभग एग्जाम में आता है। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर क्या है, सामान्य आशय क्या होता है, सामान्य उद्देश्य क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है लगभग एग्जाम में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सामान्य उद्देश्य जो है ये एक भीड़ होती है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई जब कार्य किया जाता है और उस भीड़ के सदस्य उसको जानते हैं कार्य संभाव्य है, तो उस भीड़ द्वारा या उस भीड़ के किसी सदस्य द्वारा यदि कोई आपराधिक कृत्य या कोई कार्य किया जाता है तो उस भीड़ के सदस्य, प्रत्येक सदस्य उसी प्रकार जिम्मेदार होंगे जैसे वह स्वयं उसी ने किया। ये हो गया सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए और वो उनके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए, आपराधिक या भीड़ करने के कोई कार्य किया जाना चाहिए, और भीड़ का वो हर सदस्य जानता हो क्या यह संभाव्य है, वो जानता है कि घटना होगी तो संभाव्य हो सकती है, तो वो सामान्य उद्देश्य के लिए इसमें कम से कम 5 या इससे अधिक सदस्य होना चाहिए। 5 से कम जब सदस्य होंगे तो ये धारा 149 लागू नहीं होगी। एक बाद में 12 व्यक्तियों को नामजद किया गया, सेक्शन 149 लगा दिया, सेक्शन 149 आईपीसी लगाया गया और ट्रायल कोर्ट ने उनको दंडित कर दिया 149 के अंतर्गत। लेकिन मामला हाई कोर्ट पहुंचा, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छा वो ट्रायल कोर्ट ने 12 जो उसमें नामजद थे तो उनकी शिनाख्त नहीं हो गई, 4 की शिनाख्त हो पाई और 7 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई, तो इसलिए 4 लोगों को दंडित किया ट्रायल कोर्ट ने। जो 4 लोगों को दंडित किया उसने उच्च न्यायालय में अपील किया। अपील में उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, सजा सही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि 149 इसलिए लागू होगा क्योंकि व्यक्ति 12 थे, भले 4 की शिनाख्त हो पाई, 4 दंडित हुए, लेकिन संख्या तो 12 थी, संख्या तो 5 से अधिक थी, इसलिए 149 बनता है, भले ही उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। इसलिए उनको ट्रायल कोर्ट के आर्डर को बहाल किया, सेक्शन 149 को माना। तो सेक्शन 149 लागू होने के लिए, सामान्य उद्देश्य को लागू होने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति तो होने चाहिए, लेकिन मान लीजिए भीड़ में उनकी शिनाख्त नहीं हो पाती, 3 या 4 की शिनाख्त हो पाती है, तो भी 149 बनेगा। आप आज का सेशन इतना ही। अब अगली बार हम बलवा के बारे में बताएंगे, बलवा क्या होता है।